नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा केदारनाथ धाम। सुबह 8 बजे खुले धाम के कपाट। सीएम धामी ने भी किया इस पल का साक्षात्कार। अब उत्तराखंड में होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र। 28 अप्रैल को होगा एक दिवसीय विशेष सत्र। नोडल अधिकारी भी होंगे नियुक्त। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री को मंत्री रेखा आर्य ने कहा धन्यवाद। आवास के बाहर लगे पोस्टर पर गोदियाल ने किया कटाक्ष। बोले बीजेपी अब मना रही अप्रैल फूल। हल्द्वानी के मोटा हल्दू में खत्म हुई श्रमिकों की हड़ताल। 2 दिन बाद काम पर लौटे कर्मचारी। 14 में से 12 मांगों पर कंपनी के साथ बनी बात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। इससे पहले बुधवार को सीएम धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कपाट खुलने की तैयारियों का भी जायजा लिया। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से अपडेट लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 28 अप्रैल को बुलाया गया है। इसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि नोडल अधिकारी के चयन का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। हालांकि विधायी कार्य प्रस्तावित नहीं है। एक दिवसीय सदन का हम लोगों ने जो मेरे पास सूचना आई है उसको आहूत करने का निर्णय किया है, लेकिन अभी पत्रावली जो है वो माननीय हमारे गवर्नर साहब के पास अनुमोदन के लिए गई है। जैसे ही वहीं से आएगी उसके बाद विधानसभा सचिवालय अपनी कार्रवाई करेगा। ये जैसे विशेष सत्र होता है उसी तरह से ये चला जाएगा। इसमें जो विशेष सत्र जिस विषय के लिए लिया जाता है उसी पर कार्रवाई होती है और उसी पे चर्चा होती है। इसमें जो हमारा विषय है नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार, तो इस विषय पर हमारे जो सदन है उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, अपनी अपनी बातचीत रखेंगे। प्रदेश में कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने बताया जा रहा है कि निर्माण कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में मंत्री राम सिंह खेड़ा ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए कहा है। इसके अलावा गुणवत्ता का भी खास ख्याल रखने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से सड़क, स्वच्छता, पेयजल, सीवेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कहा है कि कार्यों में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा फिर से उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। पहले कुमाऊं तो अब गढ़वाल क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए शैलजा काम करेंगी, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में शैलजा के उत्तराखंड दौरे का कोई फायदा कांग्रेस को होता दिख रहा है या फिर कांग्रेस का गेम और बिगड़ रहा है, क्योंकि शैलजा ने पिछले दौरे पर रहते हुए टिकट का जो फॉर्मूला बताया उससे कांग्रेस के कई नेताओं को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में गढ़वाल का दौरा पार्टी को मजबूत करेगा या मजबूर, इस रिपोर्ट में देखिए। फिर उत्तराखंड दौरे पर आएंगे कुमारी शैलजा। कुमाऊं के बाद गढ़वाल क्षेत्र का दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगी ऊर्जा। इस बार क्या होगा नया फैसला? शैलजा पार्टी को कर रही मजबूत या मजबूर? अब तक उत्तराखंड से दूर रहने वाली कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इन दिनों एक्टिव हो गई हैं। हाल ही में 5 दिनों का उत्तराखंड दौरा कर शैलजा वापस लौटी ही थी कि फिर उनके उत्तराखंड दौरे पर आने की चर्चा होने लगी है। माना जा रहा है कि 4 मई से उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी प्रभारी कुमारी शैलजा और इस बार उनका फोकस गढ़वाल क्षेत्र पर रहने वाला है। गढ़वाल क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो मुलाकात करेंगी और पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगी। निश्चित रूप में जिस प्रकार से पिछला दौरा हुआ और उससे सभी हमारे कार्यकर्ता ये महसूस करते हैं कि इस दौरे से हमें एक सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए निर्देश मिले,
उसी प्रकार के निर्देश आने वाले दौरों से भी मिलेंगे। देखिए, हमारी प्रभारी आदरणीय शैलजा जी का एक दौरा कुमाऊं मंडल में लग चुका है, जिसमें वो रुद्रपुर, कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून आदि क्षेत्रों में जनसंवाद किया, लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिली, देहरादून में भी मिला। और इसके बाद हम उनका दूसरा दौरा 4 तारीख से है, जिसमें टिहरी, पौड़ी, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में वो जाएंगी और वहाँ के जो हमारे कांग्रेस के ग्रास रूट का जो हमारा वर्कर है उनसे मुलाकात करेंगी, जिलाध्यक्षों से राय लेंगी, जो हमारे वहाँ पार्टी के सीनियर लीडर हैं उनसे मुलाकात करेंगे। एक 2027 में ये जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसके लिए कांग्रेस पूरे रूप से तैयार है। जहां कांग्रेस अपने प्रदेश प्रभारी के दौरे को लेकर उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अंतर्कलह में उलझी है और पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। कांग्रेस आज देश में कहीं भी नहीं है, उत्तराखंड ही नहीं, देश के अगर अन्य राज्यों में भी देखा जाए तो गुटबाजी और आपसी खींचतान में कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि कार्यकर्ता तो है नहीं, कार्यकर्ता तो आज सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। राष्ट्रीयता की राजनीति को सम्मान देते हुए सभी गर्व महसूस करते हैं, तो केवल कुछ चंद एक लोग रह गए हैं और जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करते हैं, राष्ट्र के प्रति जिनके मन में सम्मान नहीं है, राष्ट्रीयता का पुट उनमें नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है, तो ऐसी ही कांग्रेस आज बची हुई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा इस बार गढ़वाल क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगी और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के उत्तराखंड दौरे से पार्टी पर कोई असर पड़ रहा है? पार्टी की कमियां और खामियां क्या दूर होती दिख रही है? शायद नहीं, क्योंकि प्रभारी शैलजा का हाल ही में हुआ दौरा ये उदाहरण है कि पार्टी के भीतर खींचतान कम होने की जगह और बढ़ी है। चाहे हरीश रावत की नाराजगी हो या फिर कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी का सोशल मीडिया पोस्ट, इन्हें देखकर साफ है कि प्रभारी का दौरा पार्टी के काम नहीं आ पाया। यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं में जिस ऊर्जा की उम्मीद की जाती है वो भी ना के बराबर ही नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पार्टी को मजबूत कर रही है या मजबूर, क्योंकि अपने पिछले दौरे के दौरान टिकट वितरण को लेकर जो फॉर्मूला प्रभारी ने सुझाया, शायद ही इस फॉर्मूले से पार्टी का कोई नेता सहमत हो, क्योंकि पार्टी के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो 2027 चुनाव में अपने और अपने परिवार के लिए टिकट की महत्वाकांक्षा लिए बैठे हैं। बहरहाल देखना होगा इस बार शैलजा क्या जादू की छड़ी घुमाती नजर आती हैं। प्रदेश में महिला आरक्षण को लेकर सियासत गर्माती दिख रही है। बीजेपी जहां विपक्ष पर कानून का समर्थन नहीं करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया है कि पार्टी प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 33% महिला आरक्षण को लागू करने की मांग कर रही है और अपनी इस मांग को पूरा करवाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा भवन के सामने धरना देने की तैयारी कर रही हैं। उनका कहना है कि महिलाओं को राजनीति में बराबरी का अधिकार आज से ही मिलना चाहिए। हम जो सच्चाई है उसको संरक्षित करें और उस सच्चाई को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है कि सत्य जनता के सामने आ सके, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश हो सके। और मैंने सुना कि ये विशेष सत्र बुलाकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस को कोसा जाए, ये एक सत्र बुलाने वाले हैं, तो इसलिए हमने विधानसभा के सामने ये धरना आयोजन किया है कि अगर स्थगित ये विधानसभा का सत्र अगर बुलाना ही है तो इस रूप में बुलाया जाए कि वहाँ एक संकल्प पारित हो कि 70 विधानसभा की वर्तमान सीटों पर 33% महिला आरक्षण निश्चित करके और ये चुनाव तब कराया जाए जो आने वाला चुनाव है, ये संकल्प वहाँ पारित हो। दिनेशपुर में भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हल्दार ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार सिर्फ महिलाओं के नाम पर राजनीति करती है, जबकि बीजेपी सरकार का महिला सशक्तिकरण से कोई वास्ता नहीं है। महिला आरक्षण बिल के पीछे छुपा के इनका जो परिसीमन बिल पास करना था, महिला आरक्षण दिखावा था, लेकिन इनके पीछे जो है परिसीमन बिल पास करना था, जो कि इन्होंने नहीं कहा था। उसके बाद ये बिल गिरा और ये बिल पास नहीं हुआ। लेकिन महिला बिल नहीं,
परिसीमन बिल फेल हुआ। और उसके बाद जो इन्होंने दोष क्या लगा रहे हैं, बीजेपी वाले यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया तो बिल पास नहीं हुआ। सरासर झूठ और गलत और नौटंकी है। राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के आवास के बाहर नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर पीएम को धन्यवाद करने का एक पोस्टर लगा हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मंत्री रेखा आर्य पर निशाना साधा है। कहा है कि एक तरफ पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से बिल गिर गया है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि अप्रैल फूल का दिन चला गया है। मंत्री हैं रेखा आर्य जी, उनके आवास के बाहर प्रधानमंत्री जी के धन्यवाद का एक पोस्टर लगा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए 33% आरक्षण के बिल को पास करा दिया, इसलिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, ऐसा लोगों ने मुझे कहा जी। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये बिल गिर गया और कांग्रेस इसके लिए दोषी है, दूसरी तरफ रेखा आर्य मंत्री कह रही हैं कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, ये पास हो गया। ऐसा लगता है जैसे सबने भांग पी रखी है। तो सवाल ये है कि भाई होली को जाके काफ़ी दिन हो गए, अप्रैल फूल का दिन भी चला गया, आप 365 दिन अगर इन्हीं त्योहारों को मनाने में रहेंगे भाजपा के प्रभावशाली लोग, तो आखिर जनता की तरफ कब देखेंगे। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ, कांग्रेस के सहयोग से हुआ, और उसके बाद अब ये उस महिला आरक्षण के बिल को कमज़ोर करने के लिए परिसीमन को 850 सीटों तक बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड में 105 सीटों तक बढ़ा रहे हैं। इस पर पेंच फंसा हुआ है। देश भर में महिला आरक्षण बिल की बात को लेकर घमासान मचा हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में जिस आधी आबादी को नेतृत्व देने की बात हो रही है, उसे अभी तक ना तो राष्ट्रीय दलों ने मौका दिया और ना ही क्षेत्रीय दलों ने। ऐसे में सवाल यही है कि आरक्षण के लागू होने पर महिलाओं की स्थिति बदलेगी या फिर नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। महिला आरक्षण बिल पर मचा है घमासान। अब तक बीजेपी ने कितनी महिलाओं को दिया टिकट, दावों और जमीनी हकीकत में है कितना अंतर। महिलाओं को राजनीति में बराबरी का अधिकार देने के वादे और आश्वासन तो अब तक खूब दिए जाते रहे, लेकिन धरातल पर इसकी तस्वीर कुछ और नजर आती है। महिला आरक्षण को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं, लेकिन राज्य में हुए अब तक के 5 विधानसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने की बात करे तो कोई भी दल अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। भाजपा जहां अब तक विधानसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी महिला टिकट देने पर पार नहीं कर पाई है, तो कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अब महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है तो दोनों ही दलों की महिला नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रही, जबकि सच्चाई सबको मालूम है कि चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट पर राजनीतिक पार्टियां अपना दांव खेलती हैं। और अगर 2002 से 2022 तक के विधानसभा चुनाव देखें तो लगता है कि बीजेपी ने महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी की है। 2002 के पहले विधानसभा चुनाव में 4 महिलाओं को टिकट, 2007 के विधानसभा चुनाव में भी 4 महिलाओं को टिकट, 2012 के विधानसभा चुनाव में 6 महिलाओं को टिकट, 2017 के विधानसभा चुनाव में भी 6 महिलाओं को टिकट, 2022 के विधानसभा चुनाव में 8 महिलाओं को टिकट। बीजेपी का दावा है कि महिला आरक्षण के मामले पर अगर विपक्ष साथ देता है तो महिलाओं को फिर से बराबरी का मौका सदन में मिलता है, लेकिन विपक्ष की मंशा कभी भी महिलाओं को नेतृत्व देने की नहीं रही है। भाजपा दावा करती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो सपना देखा है वो जल्द ही धरातल पर उतरेगा। जहां जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व है उन विधानसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि भविष्य की राजनीति के लिए महिला नेत्रियों को आगे लाना, और यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। भविष्य में आप देखेंगे कि महिलाओं का जो नेतृत्व है वो विधानसभाओं में और लोकसभा में भाजपा के मंच से अधिक नजर आएगा। वहीं कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह की माने तो अगर भाजपा की मंशा महिलाओं को नेतृत्व देने की होती तो फिर सदन में भी आरक्षण जैसे बिल पर परिसीमन जैसे विषयों को जोड़ने का काम नहीं किया जाता।
भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, महिला सम्मान की करते हैं, महिलाओं को, भाजपा के प्रवक्ता को सुन रही थी मैं, उन्होंने कहा कि महिलाएं अग्रणी भूमिका में रहेंगी और जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हें सम्मान देने का कार्य करेगी, उन्हें टिकट देने का कार्य करेगी जहां पे महिलाओं का प्रतिनिधि ज्यादा होगा। ये सब ढकूसलेबाजी है, ये सिर्फ महज बातें हैं। ये बताएं कि 2002 से लेकर के अब तक आपने महज हर चुनाव में 4 या 6 महिलाओं से ज्यादा किसी को टिकट देने का कार्य नहीं किया। वहीं अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 240 में आपके सिर्फ 31 महिला सांसद है। ये अनुपात कितना है ये आप भी अच्छी से जो है समझ सकते होंगे। तो ये ढकोसलेबाजी करना बंद कर दीजिए। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में महिलाएं जो राजनीति में आने का सपना देख रही है, उनके सपनों पर भी सियासत जमकर हो रही है। अब देखना यही होगा कि इस लड़ाई में कौन सा दल महिलाओं को अपने पक्ष में साधने में कामयाब हो पाता है। बीजेपी विधायक अरविंद पांडे बाजपुर तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने साल 2023 में कमिश्नर द्वारा पारित आदेशों का पालन करते हुए बुक्सा समाज की जमीन को पीड़ितों को सौंपा है। विधायक ने तहसील में बैठकर खुद पीड़ितों का नाम खतौनी में दर्ज करवाया। बता दें कि अपने द्वारा उठाए इस कदम को लेकर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में उनकी छवि को धूमिल किया जा सकता है। विरोधी तरह तरह के षड्यंत्र उनके खिलाफ रच रहे। अरविंद पांडे ने कहा है कि उन्होंने किसी का हक नहीं मारा है। आज मजबूरी बस मुझे आके तहसीलदार के ऑफिस में बैठना पड़ा, रजिस्ट्रार के ऑफिस में बैठना पड़ा और 1.5 घंटे बैठा। तहसीलदार, रजिस्ट्रार, कानूनगो ने आज से लगभग 7-8 दिन पहले कमिश्नर के आदेश का परवाना होता जो एसडीएम के यहाँ से तहसील में आया हुआ है, लेकिन जिनको नेतागिरी करनी है, चुनाव आने वाला है, बदनाम करने की नीयत से कुछ लोगों ने इस आदेश को नहीं चढ़ने दिया। मजबूरी बस मुझे आके यहाँ बैठना पड़ा और मैं तहसीलदार का, यहाँ के एसडीएम का, रजिस्ट्रार का मैं इनका धन्यवाद दूंगा कि मेरे 1.5 घंटा बैठने के पश्चात कमिश्नर के आदेश को खतौनी पे चढ़ाने का काम किया है। विषय है कि मेरे बेटे के नाम पे आए। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे ज़मीन को लेने का मेरी नीयत में होता तो 2 साल मुकदमा चला, मैं बुक्सा जनजाति जो अपील में गई है, मैं इनके खिलाफ अपना वकील खड़ा कर सकता था। मैं उस समय 2021 में मैं मंत्री भी था इस प्रदेश में, लेकिन मेरी नीयत में वो ज़मीन मेरे नाम कैसे आई कैसे नहीं आई मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता अभी। लेकिन जिनको राजनीति ज़्यादा करनी है, जैसे जैसे उनकी पचवादून की सहसपुर विधानसभा की ग्राम पंचायत बुड्डी के बुड़पुर इलाके में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि 20 अप्रैल की रात घटना को अंजाम दिया गया। हैरानी की बात यह है कि मूर्ति स्थापना के बाद ये 5वीं बार ऐसा कृत्य करने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर पुलिस पर सवाल उठाए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं घटना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से महापुरुषों के प्रति अनादर व्यक्त करना, चाहे वो कोई निजी रूप में कर रहा हो या कोई संगठित अपराध के रूप में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा हो, लेकिन इस प्रदेश में ये घटनाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसी से संबंधित घटनाएं राज्य के अन्य इलाकों में भी संज्ञान में आई हैं। ये बहुत दुखद है और सरकार को हमारे सभी महापुरुषों को, उसमें बाबा साहेब आम्बेडकर प्रमुख हैं, उनकी प्रतिमाओं के साथ इस प्रकार की बातें ना आए भविष्य में, इसके पुख्ता इंतजाम सरकार को करने चाहिए। शीतकालीन प्रवास के बाद भगवान बद्री विशाल की उत्सव डोली पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ धाम पहुंच गई है। बता दें कि 23 अप्रैल को विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब शीतकाल में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तब भगवान विष्णु के प्रतिनिधि उद्धव और कुबेर जी को पांडुकेश्वर में विराजमान किया जाता है और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही इन दिव्य स्वरूपों को बद्रीनाथ धाम लौटने की तैयारी शुरू हो जाती है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। और इसी के क्रम में बुधवार को भी उत्सव डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची है, जहां भारतीय सेना की बैंड की धुनों के बीच जय बद्री विशाल के जयकारों से धाम गूंज उठा।
हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चारधाम यात्रा के दौरान मिलावट और ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग को छापेमार अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और इसी दिशा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कई प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई की है। टीम ने खाद्य और पेय पदार्थों के नमूने जांच के लिए लैब भेजे हैं। अभियान के तहत बताया जा रहा है कि कुल 6 रेस्टोरेंट, 3 ढाबों के साथ ही एक डेयरी का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान सभी प्रतिष्ठानों को लाइसेंस दिखाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं हरिद्वार जिला प्रशासन आगामी कांवड़ यात्रा, कुंभ मेला और चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बुधवार को जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने मनसा देवी मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि सड़क और फुटपाथ पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि वे अपनी दुकानें नाली के अंदर ही सीमित रखें, वरना उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यात्रा शुरू हो चुकी है और साथ ही आने वाले कांवड़ सीजन और कुंभ मेले को लेते हुए जितने भी हमारे मुख्य पर्यटक स्थल हैं और वहाँ पर क्या हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, सीवर लाइन का काम भी चल रहा है, उसका भी निरीक्षण आज अपर रोड क्षेत्र में किया गया। मनसा देवी की जहाँ से ट्रॉली चलती है वहाँ पर अतिक्रमण ना हो, उसको लेकर डायरेक्शन दिए गए पुलिस प्रशासन को। टीम्स हमारी बना दी गई है। आने वाले टाइम में सभी जगह सुगमता से यात्री ट्रैवल कर सके, फुटपाथ हमारे क्लियर रहे, नालियों पर कोई अतिक्रमण ना हो। इसके लिए आज मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया है। हमारी टीम्स लगातार मौके पर है और चूंकि अभी कुंभ मेले के काम काफ़ी चल रहे हैं और साथ ही सीवर लाइन के काम भी चल रहे हैं, इस बीच काम भी हमारे चलते रहे और यात्रियों को भी कोई असुविधा ना हो। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के द्वार भी पहुंच रहे हैं और इसी बीच केदारनाथ मार्ग से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने उत्तराखंड की संस्कृति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ मार्ग पर युवक के साथ बदसलूकी, मुस्लिम खच्चर चालक के साथ बदसलूकी, उत्तराखंड की संस्कृति पर उठे सवाल। साले तुम यहीं पे कमाते हो और हम पे बम फोड़ते हो। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इसी बीच केदारनाथ मार्ग से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। केदारनाथ मार्ग पर एक शख्स मुस्लिम घोड़ा खच्चर चालक को रोककर उससे बदसलूकी करता नजर आ रहा है। शख्स मुस्लिम घोड़ा खच्चर चालक से पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, तुम्हें पता है ना तुम लोग यहाँ बैन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुनिए। ये देखो को बंद कर रखा है, यहाँ पे घूम रहे हैं। चारधाम में इस साल बंद है, इनका बैन है। और ये देखो ये बैन नहीं, यहाँ पे साले चल रहे हैं। यहाँ पे किसने बुलाया तुम्हें? ये है अरे जसपाल की ऐसी तैसी बुला, जसपाल को बुला, फोन कर जसपाल को, फोन कर जसपाल को। आया जसपाल वाला, तुम्हें पता है ना बैन है इस बार, तुम ये करके रहे हो हैं? तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? इसी वीडियो में शख्स उस मुस्लिम घोड़ा चालक को लेकर कुछ ऐसा कहता है जिसने सबको हैरान कर दिया है। वो कहता है कि तुम लोग यहीं पर कमाते हो और यहीं पर बम भी फोड़ते हो। साले तुम यहीं पे कमाते हो और हम पे बम फोड़ते हो हैं? यहाँ केदारनाथ में भी पहुँच गए हैं। सरकार पता इस बार बैन करके सरकार साली सोई हुई है, सब चीज बैन। बुला उसको जसपाल को, तो इधर तो देखो देखते हैं। कहाँ से हो आप वैसे? जम्मू से। नाम क्या आपका? जम्मू से यहाँ कमाने आए हो, तुम्हें पता नहीं इस बार बैन है? बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी ने नियम तय किया था। केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर सख्ती की गई थी। हालांकि बीकेटीसी के इस फैसले पर भी सियासत होती नजर आई और जब ये वीडियो सामने आया तब कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए। बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष को अपने दायरे में रहकर बात करनी चाहिए। बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी का अध्यक्ष यात्रियों की सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं वो करें। ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। उनका अधिकार क्षेत्र मंदिर तक सीमित है और मंदिर की व्यवस्था को वो दुरुस्त करने में लगे। जहाँ तक घोड़े खच्चरों की व्यवस्था का प्रश्न है, किस जाति के धर्म के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रशासन इस पर देखे और यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखे। वहाँ पर किसी की जाति और धर्म देखने के बजाय ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये यात्रा की सुविधाओं को, मतलब घोड़े खच्चरों के मामले में कह रहा हूँ मैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोगों को सुविधा के लिए क्या हो सकता है उस पर ध्यान दिया जाए। उत्तराखंड की संस्कृति, जिसे पहाड़ी तहजीब भी कहते हैं, वो हमेशा से अतिथि देवो भव की रही है। ये घोड़ा खच्चर वाले सालों से केदारनाथ मार्ग पर मेहनत मजदूरी करके अपनी 2 जून की रोटी कमाते आए हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया 2 धड़ों में बट गया है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस शख्स की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं और नियमों का हवाला दे रहे हैं,
तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसे सरेआम गुंडागर्दी और इंसानियत पर एक धब्बा बता रहे हैं। हल्द्वानी की मोटा हल्दू स्थित मदरसन कंपनी में बीते 2 दिन से चल रहा श्रमिकों का आंदोलन अब खत्म हो गया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया है कि श्रमिकों की कुल 14 मांगों में से 12 मांगों को मान लिया गया है, जिसके बाद हड़ताल समाप्त हो गई और सभी श्रमिक काम पर वापस लौट गए। हालांकि एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। एसपी सिटी ने बताया है कि श्रमिक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने मौके पर पहुंचकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी। मामले में पुलिस ने ऐसे तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 20 अप्रैल से लालकुआ क्षेत्र में स्थित एक निजी कंपनी मदरसन में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न थी और यहाँ पर जो 20 अप्रैल को वार्ता हुई थी श्रमिकों और प्रबंधन के बीच में, जिसमें कि श्रम विभाग से भी प्रतिनिधि था और साथ में जिला प्रशासन और पुलिस के लोग भी सम्मिलित थे, उसी आधार पर कल पुनः वार्ता की गई और जिसके उपरांत जो है श्रमिक जो है काम पे लौट आए और आज सुबह से काम जो है सुचारू रूप से चल रहा है कंपनी में। एहतियातन मौके पर फोर्स अभी भी डिप्लॉय हम लोगों ने किया हुआ है और मैसेज क्लियर है कि जो भी औद्योगिक शांति को भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। रुद्रपुर से बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रुद्रपुर विधानसभा से दावेदारी पेश की है। अमित नारंग ने कहा है कि यदि पार्टी हाईकमान उन पर विश्वास जताता है तो वो पार्टी की नीति रीति पर काम कर उसे जीत हासिल करवाएंगे और इसी के आधार पर विधानसभा में चौमुखी विकास भी करेंगे। मेरे को अमित भैया कह के लोग बुलाते हैं, ये मेरी सबका स्नेह प्यार है। जो मेरे स्नेही जन है, मेरे भाई बंधु हैं, उनका स्नेह प्यार मेरे साथ में है। और दूसरा, मैं जनता के बीच में रहता हूं, अपने क्षेत्रवासियों के बीच में रहता हूं, सबके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता हूं और पहले भी खड़ा था और हमेशा आगे खड़ा रहूंगा, क्योंकि जनता की समस्या का निदान करना मेरा परम कर्तव्य बनता है और मैं उस परम कर्तव्य को हमेशा निभाता हूं और आगे भी निभाता आया हूं, रहूंगा। मैं 2003 में जिला पंचायत सदस्य बना, 2008 में मेरी श्रीमती जी बनी, 2014 में मेरी श्रीमती जी बनी। उसके बाद मैं पार्टी का मंडल अध्यक्ष बना, जिले में उपाध्यक्ष बना, महामंत्री बना, फिर जिले में उपाध्यक्ष हूँ। तो संगठन का काम कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। हरिद्वार स्थित दीपिका गैस एजेंसी पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। जहां मौके पर पहुंचे पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को गुस्साए उपभोक्ताओं ने घेर लिया। लोगों का कहना था कि बार बार शिकायत के बावजूद गैस उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामले को शांत करवाया। सितारगंज में प्रधान पति के साथ हुई मारपीट के मामले में ग्राम प्रधान संघ और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कार्यवाही की मांग को लेकर धरना दिया है। नाराज लोगों ने बताया है कि सिसौना गांव स्थित बरेली क्रशर के कर्मचारियों ने ग्राम प्रधान के पति के साथ मारपीट की है। पीड़ित को काफी चोट आई है। पीड़ित ने बताया है कि स्टोन क्रशर को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदूषण की शिकायत की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने मौके पर जाकर जब स्टोन क्रशर के मालिक से बात की तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की। इन्होंने मुझे 7:40 पे सुखदेव भाई की ट्रांसपोर्ट पे किया, लेकिन मैं बहुत सतर्कता से वहाँ से अपनी गाड़ी को कट मार के निकल के मैं तुरंत अपनी मेडिकल की तरफ भागा। मैंने कहा शायद जब मेडिकल पहुँच जाऊँगा शायद बच जाऊँगा, क्योंकि वहाँ 1-2 लड़के हमेशा 2-4 लड़के मेरे पास रहते थे। मैं जैसे ही मेडिकल पे पहुँचा था तो गाड़ी मेरी बंद नहीं हुई थी, और लेकिन इन लोगों ने उतर के उनसे लाठी डंडे शुरू करे, मारना, गाड़ी पे तोड़ा फोड़ी और सब बिल्कुल लगातार अंधाधुंध मारा है। किच्छा में पुलिस ने वाहन चोरी के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग क्षेत्रों से चोरी की 5 बाइकों को बरामद किया है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि टीम आवास विकास में हुई चोरी की घटना को लेकर दबिश दे रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों को चोरी की बाइकों को छिपाते हुए देखा गया। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए बाइकों को बरामद किया। थाना पुलिस ने 5 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं और जिसमें अभी पंधरा थाना क्षेत्र के हैं, 2 पकड़े गए हैं और 5 में से 1 हमारे लोकल है, 3 ट्रांजिट कैंप क्षेत्र की है और 1 बरेली की है। तो इनसे बरामदगी हो गई है और इनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग ये देखेंगे इसमें ये इन लोगों के द्वारा इससे पहले भी
जो इन्होंने कबूली हैं कि इससे पहले भी इन्होंने इस क्षेत्र में या ऊधम सिंह नगर में और जगह कोई चोरी करी है। तो ये हमारी विवेचना का विषय है, हम लोग विवेचना में स्पष्ट करेंगे। रुड़की की कोर यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया है। करीब आधा दर्जन अज्ञात दबंग कैंपस में घुस आए और युवक को बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि उस वक्त कॉलेज के कैंपस में गार्ड भी मौजूद थे और उनके सामने इस घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में यूनिवर्सिटी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा है। फिलहाल परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। नमस्कार। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा केदारनाथ धाम। सुबह 8 बजे खुले धाम के कपाट। सीएम धामी ने भी किया इस पल का साक्षात्कार। अब उत्तराखंड में होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विशेष सत्र। 28 अप्रैल को होगा एक दिवसीय विशेष सत्र। नोडल अधिकारी भी होंगे नियुक्त। महिला आरक्षण बिल पर प्रधानमंत्री को मंत्री रेखा आर्य ने कहा धन्यवाद। आवास के बाहर लगे पोस्टर पर गोदियाल ने किया कटाक्ष। बोले बीजेपी अब मना रही अप्रैल फूल। हल्द्वानी के मोटा हल्दू में खत्म हुई श्रमिकों की हड़ताल। 2 दिन बाद काम पर लौटे कर्मचारी। 14 में से 12 मांगों पर कंपनी के साथ बनी बात।